नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। बिहार का सियासी रण अब और भी गर्म हो गया है। एक और एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इसी ऐलान ने उसके भीतर के मतभेदों को भी उजागर कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू ने भले ही बराबर बराबर सीटें बांट ली हों, लेकिन छोटे दलों के बीच अब भी नाराजगी और असंतोष की खदबदाहट जारी है। सवाल ये है कि क्या एनडीए का ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला बिहार में उसके लिए जीत का मंत्र बनेगा या फिर अंदरूनी कलह नई मुश्किलें खड़ी कर देगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान करके महागठबंधन पर बढ़त तो बना ली है, लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर तूफान उठने लगा है। दरअसल आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी लगातार बयान देकर एनडीए की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कुशवाहा ने कल सोशल मीडिया पर समर्थकों से माफी मांगी थी और आज फिर एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर करती है। उनके लहजे से ये साफ है कि वो सीट बंटवारे से खुश नहीं हैं। हालांकि बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने देर शाम एक्स पर पोस्ट कर ये साफ कर दिया कि अब सब कुछ तय हो गया है। पिछले कई दिनों से एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान जारी थी। कोई ज्यादा सीट मांग रहा था तो कोई अपनी पुरानी पकड़ वाली सीटें छोड़ने को तैयार ही नहीं था। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे नेता अपनी अपनी सियासी ताकत के आधार पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अब जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ चुका है तो एनडीए में राहत के साथ साथ असंतोष की भी आवाजें उठ रही हैं। बीजेपी और जेडीयू को बराबर बराबर सीटें मिलने से सत्ता का समीकरण तो साफ हो गया, लेकिन छोटे सहयोगी दलों को लगता है कि उनकी सियासी जमीन सिमट गई है। अब सीट बंटवारे के बाद एनडीए की नजर उम्मीदवार चयन और अभियान की रणनीति पर है। 6 और 11 नवंबर को होने वाले 2 चरणों के मतदान से पहले सभी दल अपने अपने इलाकों में दम दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी और जेडीयू जहां 2020 के फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश में है, तो वहीं छोटे सहयोगी अपने अपने क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने में लगे हैं। एनडीए का दावा है कि साझेदारी बिहार के विकास और स्थिरता का प्रतीक है, लेकिन असल चुनौती है अंदरूनी असंतोष को कैसे काबू में रखा जाए, क्योंकि अगर छोटे सहयोगी बगावत के मूड में आते हैं तो ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला एनडीए के लिए सिरदर्द भी बन सकता है। सीट बंटवारे की औपचारिकता घोषणा के साथ एनडीए ने बिहार चुनावी रण में पहला दांव चल दिया है। अब देखना होगा कि क्या ये कदम विपक्षी महागठबंधन से आगे निकलने की रणनीति साबित होगा या अंदरूनी मतभेद एनडीए के मिशन फिर से सरकार पर पानी फेर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। बता दें कि जब से सीट बंटवारे की बात सामने आई है तभी से एनडीए में भी अंदरूनी कलह की बात कही जा रही है, लेकिन एक तरफ जहां उनके वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हमारे बीच कोई भी कलह नहीं है और हम सभी समझबूझ के साथ और एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो वही इस चीज को लेकर विपक्ष भी लगातार अब एनडीए गठबंधन पे हमला कर रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष का ये कह रहा है कि वो सीट शेयरिंग के मामले में दोनों तरफ की चाल चल रहा है और अब वो नीतीश को बिहार से खत्म करने की कवायद पे है। बता दें कि विपक्ष लगातार अफवाह की राजनीति करने में जुटा हुआ है, क्योंकि साफ तौर पे विपक्ष का ये कह रहा है कि बिहार में बीजेपी ने सीट शेयरिंग करके 101 की बराबरी की है। जो पहले जेडीयू बड़े भाई के रूप में उभर के आए थे, अब उनको जुड़वा भाई का दर्जा दिया जा रहा है। कहते थे कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई के रूप में काम करते हैं और वही अभी तक सबसे ज्यादा सीटें जेडीयू के नाम में ही रहती थी, लेकिन इस बार उसी को उल्टा कर दिया गया है और अब कहा गया है कि इस बार ना कोई बड़ा भाई है और ना कोई छोटा भाई है। इस बार जुड़वा भाई बनके हम साथ में लड़ेंगे और 101 पे मुकाबला करेंगे। बता दें कि इस बात को लेकर विपक्ष के बीच काफी गहमा गहमी है। जहां अभी तक विपक्ष ने अपनी सीट शेयरिंग की लिस्ट नहीं जारी की है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं इस चीज को भी मुद्दा बना रही है कि अब नीतीश को बिहार का सीएम नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी इस चीज को लेकर अब टकराव की स्थिति बनी हुई है।
इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के नेता विकास पांडे, वरिष्ठ पत्रकार आदेश शुक्ला और जेडीयू प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी। आप सभी का प्राइम डिबेट में स्वागत है। विकास जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना है, क्योंकि जब से लिस्ट जारी हुई है सीटों की, उसके बाद से ही एक कलह की भी बात उठ रही है कि अब एनडीए में अंदर कलह चल रहा है। क्या कहना है इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। आप अर्चना जी, किसी भी प्रकार का एनडीए में कोई अंतर्कलह नहीं है। जिस तरीके की राजनीतिक खबरें विरोधियों द्वारा प्लांट की जा रही हैं वो निरर्थक और निराधार हैं। देखिए, दिक्कत यहाँ पर है कि वो अपने अभी सीट शेयरिंग को सही ढंग से एडजस्टमेंट नहीं दे पाए और इसी वजह से वो एनडीए को लेकर के इस तरीके की उलझुल बातें कर रहे हैं। चुनाव लड़िए, चुनाव से भागने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है विपक्ष के लोगों को? महागठबंधन को जनता के बीच जाना चाहिए और जनता में जाकर के इस बात को लेकर के बताना चाहिए कि वो किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के लिए क्या करेंगे। लेकिन इधर उधर की बातें करने से जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। एनडीए के लिए एनडीए का कुनबा एकजुट है और एनडीए के लिए बिहार की जनता भी एकजुट है। अर्चना जी, तमाम तरीके के नैरेटिव 2015 में भी सेट किए गए, 2020 में भी सेट किए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ हमेशा सरकार बनाई है और विपक्ष को इस बात के लिए हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए कि जो विपक्ष की भूमिका है वो उसका ठीक ढंग से अभी निर्वहन करे। अभी उसे बहुत समय लगेगा बिहार की सत्ता तक का सफर तय करने में। ठीक है विकास जी, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी इस तरीके के बयान आए हैं जिससे लग रहा है कि उन्हें भी नाराजगी तो है ही पार्टी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको याद हो कि जीतन राम मांझी अकेले सांसद हैं और उसके बाद वो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन जितनी सीटें उन्हें चाहिए थी, उनका कहना था कि हम ज्यादा सीटें चाह रहे थे लेकिन हमें उतनी नहीं मिली, और वहीं पे आप लोगों ने चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी। इसकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सब संतुष्ट हैं और सबसे बड़ी बात, जिन जीतन राम मांझी जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बिहार में लड़ने वाले हैं और हमारी पूरी निष्ठा और आशा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। ठीक है, आप तमाम बातें करते हैं, जितिन राम मांझी का ट्वीट पढ़िए और जितिन राम मांझी की बाइट देखिए। उन्होंने साफ कहा है कि हमने 8 सीटों की हमें उम्मीद थी, हमें 6 मिली। केवल देखिए, अब 1-2 सीटें ऊपर नीचे होती ही रहती है। ठीक है, तो आपका कहना है कि नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष की कहानी है जो विपक्ष बता रहे हैं। ठीक है, हम त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे, त्रिपाठी जी क्या कहना है, क्योंकि पहले बड़े भाई के रूप में जेडीयू के नीतीश कुमार कहलाते थे, अब जुड़वा भाई के रूप में आ गए हैं। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे दल है वो नाराज तो नजर आ रहे हैं। अर्चना जी, कहीं कोई नाराजगी नहीं है बिहार में जी, और बिहार की जनता हमारे साथ है और बिहार के जो घटक दल हैं उनमें हमारे सामंजस्य है और ये हमारा और भाजपा का गठबंधन लगभग 17 वर्षों से है और इसके साथ ही साथ इस गठबंधन का अगर कोई संयोजक रहा तो माननीय जॉर्ज फर्नांडिस रहे हैं और जो बिहार की राजनीति को परिवर्तन करके उन्होंने दिखाया है। और हम 2005 से लेकर के आज तक सत्ता में लगभग 20 वर्षों तक माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। दूसरा, उन्होंने जो वहाँ पोशाक और साइकिल का वितरण किया था, अर्चना जी मैं बताने में आपसे गुरेज नहीं करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो लड़कियाँ बड़ी हो गई। जिन घरों में लड़कियों को कहा जाता था कि आप 6 बजे के बाद बाहर या 7 बजे के बाद बाहर मत निकलिए, आज वो लड़कियाँ 12-12, 1-1 बजे तक अपने शॉपिंग कर रही, बाजार में जा रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ ही साथ हमने हर घर को नल की व्यवस्था कराई और उसके साथ ही साथ जो है उसमें महिलाओं के लिए बिजली पूरे प्रदेश में दिया और हमने एयरपोर्ट दिया, हमने तमाम अस्पताल दिए हैं। इन सबसे जो सबसे बड़ा काम किया है वो महिलाओं का 50% आरक्षण, 33% नौकरी में आरक्षण और लाखों जीविका को जो वहाँ की दीदी हैं उनको भी हमने मजबूत किया। उससे छोटे छोटे रोजगार वहाँ बन गए
और उन रोजगारों से उनको सबको लाभ मिल रहा है। अभी हमने इसके पहले चुनाव के पहले 10,000 रुपया करीब 2 करोड़ महिलाओं के खातों में डाल दिया और उससे वो अपना छोटा सा रोजगार चला सकती है, सिलाई का काम कर सकती हैं, छोटे छोटे दुकान का काम लगा सकती है। इन सब के लिए बिहार का जो पहले 2005 का जो बजट था उसको आप देखिए, आज उसके कई गुना 30 लाख करोड़ के करीब बजट वहाँ का। तो ये बिहार की विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया। और मणिशंकर अय्यर ने 2005 में पार्लियामेंट में कहा था, जो माननीय नीतीश कुमार ने ये काम किया है महिलाओं के लिए, देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है। और उसका ये आज है, तो इसका जो प्रभाव है अब दिखने को मिल रहा है। अब वहाँ अभी हमारे एक पत्रकार जी चर्चा ही कर रहे थे कि स्कूटी की बड़ी डिमांड है, तो आजकल वो लड़कियां स्कूटी खरीदी जो वहाँ जा रही है, वो तमाम लड़कियों के खरीद रही हैं और जा करके खुले घूम करके अपना काम, अपना रोजगार, अपनी शिक्षा वो प्राप्त कर रही हैं। ये हम बिहार का परिवर्तन है। और इसी परिवर्तन के कारण जहाँ तक इस तरीके की बात आ रही कि हमारे गठबंधन में कोई कहीं न कहीं प्रॉब्लम है या उसमें कहीं कहीं लोगों को लग रहा है, लेकिन हमारा गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। ना तो माननीय माझी कहीं जाने वाले, ना उपेंद्र कुशवाहा कहीं जाने वाले। और हमारा और भाजपा का गठबंधन तो बहुत पुराना गठबंधन है। राजग का अगर किसी ने पृष्ठभूमि इस देश में बनाया है तो माननीय जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया है, और सत्ता में करीब वो लगभग माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता को चलाने का, संकट मोचन का काम किया था। इसलिए बिहार में हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी और सरकार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, सुना आपने त्रिपाठी जी ने क्या कहा कि एनडीए का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है और इस बार बिहार में एनडीए की सरकार ही बनेगी। लेकिन एक तरफ विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा नीतीश को मिटाना चाह रही है, जेडीयू को मिटाना चाह रही है बिहार से। क्या कहना है इस गठबंधन के बारे में? आदरणीय नीतीश जी को बीमार, अपने बच्चों को सेट करना, ये सारी बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अपने एलाई पार्टनर को महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और तमाम प्रदेशों की स्थिति देख लीजिए, अपने एलाई पार्टनर को धीरे धीरे कमजोर करते हुए लगभग उसको समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। वो बात अलग ही है, उनका बीएड का व्यक्तिगत मामला है और इनका अंदरूनी मामला, इस पर हमारी कोई टिप्पणी होना आवश्यक नहीं है। हमारे लिए आवश्यक ये है कि वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे लिए आवश्यक है कि वहाँ के किसानों को की आय दुगनी हुई या नहीं हुई। वो हमारे लिए आवश्यक है कि महिला सुरक्षा पर बिहार सरकार क्या कर रही है। हमारे लिए आवश्यक है बिहार का पलायन पर बिहार सरकार ने क्या किया। हमारे लिए आवश्यक है कि अगर बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री का डीएनए अगर कोई नेता पूछता है, और तो निश्चित तौर पर हमारे लिए आवश्यक है और बिहार के हर बिहारी के लिए आवश्यक है कि वो अगर उसके मुख्यमंत्री का डीएनए कोई पूछे और कहे कि डीएनए ही गड़बड़ है, अगर ये आरोप लगाता है तो निश्चित तौर पर बिहार के नौजवानों के लिए आत्मसम्मान का सवाल है और इन सवालों का जवाब बिहार का नौजवान देने की बात कर रहा है। प्रदीप जी, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं, जैसे मनोज झा जी ने भी कहा है कि वो खत्म करना चाहते हैं बिहार में, नीतीश को जानबूझकर नीतीश के साथ खेल खेला जा रहा है, जेडीयू को मिटाना चाह रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बातें आ तो विपक्ष की तरफ से ही रही हैं। नहीं, निश्चित तौर पर अभी हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। आप देखिए, शिंदे जी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे महाराष्ट्र में, क्या हुआ शिंदे जी के साथ? तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक व्यूह रचना के साथ नीतीश जी को बीमार बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि उनकी अंतिम महत्वाकांक्षा अपने बच्चे को सेट करना है, तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। तो ये बात वो कह रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि अब क्या स्थितियां कि उनको बार बार ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो वो प्रशासन नहीं चला पाएंगे। तो प्रशासन कौन चलाएगा? प्रशासन चलाएंगे सम्राट चौधरी, प्रशासन चलाएंगे सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी का इतिहास सभी का हमने पहले सम्राट चौधरी हो, जायसवाल हो, एक लंबी फहरिस्त हमने बताई थी। तो हम फिर ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से नौजवान पलायन कर रहा है, ये मुद्दा है, बिहार का मुद्दा ये है। निश्चित तौर पर वहाँ के मखाना के किसानों का मुद्दा है। वहाँ पे जितने बाढ़ के साथ
पूरा का पूरा एरिया एक हल्की सी बारिश में पूरा का पूरा एरिया बाढ़ से डूब जाता है, ये वहां का मुद्दा। और अभी बता रहे थे, सुरक्षा पे बात कर रहे थे कि हमारी बेटियां जो स्कूटी से बहुत तेज, बहुत लगातार खुलेआम रात में टहलती। 8 बजे के बाद बिहार के किसी भी जनपद की मार्केट बंद हो जाती है, इसलिए बंद हो जाती है कि वहां अपराधियों का बोलबाला हो जाता है। और बात, और इतना ही नहीं हो रहा, अब ये बात कर रहे हैं, आप बताइए हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है, शहर का कोई विद्यालय सुरक्षित नहीं है। और महिला सुरक्षा पे बात करते हैं, पिछले कार्यकाल में एक पूरा जो महिलाओं का जो आश्रय गृह था, उसमें भारतीय जनता दल यू की नेत्री का पूरा एक इतिहास निकला था। इस तरह की तमाम चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर हमें कहते हैं कि आज बिहार का नौजवान रोजगार की बात करने की बात कर रहा है, आज वहां का किसान आय दुगनी करने की बात कर रहा है, उनके साथ नहीं खड़ा है जो किसानों को देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, काला कानून थोपने की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर बिहार का चुनाव होने जा रहा है। ठीक है आतिश जी, क्या कहना चाहते हैं? आपने तीनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, क्या कहना है कि जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो ये हलचल चल रही है, जहां एक तरफ कहे तो अफवाह की राजनीति भी फैलाई जा रही है, जहां कहा जा रहा है कि नीतीश को सीएम नहीं बनाया जाएगा, वहीं एनडीए का कहना है कि वही सीएम बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आपको याद होगा इससे पहले बिहार के इलेक्शन में मुझे लगता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव में लड़े थे जी। और आपने ये भी देखा होगा उस समय कि लालू की जो है, लालू ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तेजस्वी को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो तेजस्वी का एक जो रैली का एक समा था, उन्होंने एक एक दिन में 8-8, 10-10, 15-15 रैलियां की थी। उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में भी होती थी और बहुत कायदे से होती थी। तो वो एक समय था और आज का एक समय है। तब भी ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी अगर भारी पड़ गई तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी की सीटें आईं और नीतीश कुमार की भी सीटें आईं। नीतीश की कुछ कम आई थी, अब राइट। है ना, तो 45 सीटें आई थी और बीजेपी की ज़्यादा आई थी। तो उस समय भी बीजेपी ने, अगर बीजेपी तब चाहती जी, तो तभी वो सीएम बनने से पहले बता देती कि भाई आप सीएम नहीं बन पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। अगर बीजेपी को तब गेम करना होता, देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपने अपने अंदाज में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी जो है कांग्रेस ने जो है अपना एक शासन किया। कांग्रेस का शासन भी एक अच्छा शासन रहा है, लेकिन कांग्रेस के शासन में भी आप देखिए, उन्होंने भी कई बार लालू को बहुत दबाने की कोशिश करी, लेकिन लालू नहीं दबे। आप बात समझने की कोशिश करिए, तब कांग्रेस दबाना चाहते, जैसा कि वो ही नैरेटिव सेट किया था, तब वो ही विपक्ष की तरफ से नैरेटिव सेट किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस लालू को दबाना चाहती थी, ऐसा नहीं है। नैरेटिव कौन करता था? विपक्ष करता था। और इस समय कि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे सीएम। नीतीश कुमार को सीएम पिछली बार बनाया ना भाजपा ने, आप ये कैसे कह सकते हैं? तो ये नैरेटिव भी विपक्ष कर रहा है। तब उस समय विपक्ष कर रहा था, तब जिसमें बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, आज कांग्रेस कर रही है। तो देखिए, ये सब राजनीति है। राजनीति का खेल समझने के लिए, और ये जो इलेक्शन होना है ना, ये बड़ा रोमांचकारी होता जा रहा है। अभी हमको आपको लग रहा है कि ये सीटों पे मामला चल रहा है, सीटों के मामले के बाद कुछ लोग नाराज हो रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है। अभी आप इंडिया गठबंधन की सीटें आने दीजिए, उसमें भी नाराजगी आपको दिखाई देगी। वो भी लोग नाराज होंगे भाई। वो भी एक आध छोटे छोटे दल जो देखिए, हर दल चाहता है कि उसको अधिक से अधिक सीटें मिले, स्वाभाविक सी बात है। राहुल गांधी ने अभी देखा होगा आपने कि बिहार में अच्छी मेहनत करी, उन्होंने एक अच्छी रैली यात्रा निकाली और यात्रा निकाल के उन्होंने एक मैसेज देने की राजनीति की। और आप देखिए कि और शायद इसी को लेकर, इंडिया गठबंधन की सीटों को लेकर ही आरजेडी के जो नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने ये भी कहा कि हम बिहार में कांग्रेस को सीटें ज्यादा नहीं देंगे, सीटें ज्यादा देंगे वो हार जाएगी। नहीं, देखिए कांग्रेस, अगर आप बिहार के इलेक्शन को हाइप देने की बात करिए तो बिहार के इलेक्शन को हाइप देने का काम राहुल गांधी ने किया है। मैं प्रदीप जी गलत हूं तो आप बताइएगा इसमें।
कि ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी ने ओबीसी वाला मुद्दा जो उठाया, वो कहाँ से उठाया? वो बिहार से उठाया। उस पे क्या हुआ? मोदी सरकार को मानना पड़ा ना। मोदी सरकार ने ओबीसी वाले मुद्दे पे मानी बात कि नहीं मानी? राहुल की बात मानी। तो आप ये समझिए कि वो जो हाइप देने वाली बात थी, और अब आप क्या कहते हैं, अभी इलेक्शन कमीशन का मुद्दा देख लीजिए, जिस तरीके से तेजस्वी इलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठा रहे थे वो उतना नेशनल लेवल पे नहीं बन पा रहा था। लेकिन राहुल ने जब से ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने जब से ये मुद्दा उठाया है, तो इलेक्शन कमीशन को लेकर एक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां सचेत हैं। कहीं ना कहीं आहें बगाहें उसकी उत्तर प्रदेश में भी क्या झलक दिखाई देने लगती है। अभी से, अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में बड़ा समय है, लंबा समय है, लेकिन उसकी झलक आपको दिखाई देने लगती है। तेजस्वी ने अपना मुद्दा उठाया है। मैं किसी पार्टी को खराब नहीं कहता हूं, किसी पार्टी का मैं पक्ष नहीं लेता हूं। मेरा ये मानना है कि पिछली बार नीतीश को सीएम बनाया था, मुझे लगता है अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से नीतीश की सीटें भी कम हो जाती हैं, तब भी वो सीएम जो है नीतीश को ही बनाएंगे। काफी अच्छी पकड़ है उनकी वहां पे। देखिए, नीतीश के बारे में अगर बात करिए तो नीतीश का, मैं जब बिहार अभी गया था 2 महीने पहले, तब इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई थी, और नीतीश जी के बारे में जो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना लोगों को, एक वहां पे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है शराबबंदी का। वो कॉन्सेप्ट महिलाओं को एकदम क्लियर है कि नीतीश रहेंगे तब तक और शराबबंदी यहाँ चलती रहेगी। वहाँ मुझे लगता है 7-8 साल हो गए शराबबंदी, 10 साल हो गए। 10 साल से आप समझिए कि वहाँ पर ये लिकर का रेवेन्यू नहीं गया, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, लेकिन तब भी वहाँ की सरकार योजनाओं में अपनी बातें कह रही है, योजनाएं दे रही है और नई नई योजनाएं ला रही है। तो मुझे लगता है कि नीतीश को महिलाएं इसलिए भी पसंद कर रही हैं कि वहाँ पे शराब की एक स्थिति थी जिससे कई लोगों की मौत हो रही थी। तो मतलब एक साइड का वोट तो उनके लिए पक्का है। हाँ, अगर आप महिलाओं के देखिए, आधी आबादी का वोट पक्का। महिलाओं की अगर आप बात करें तो महिलाओं का वोट बैंक जो है, हाँ, अब ये देखना है कि जो राहुल ने यात्रा करी है, राहुल ने एक वो मेला लगाया था वहां पर पलायन वाला, जिसमें उसमें राहुल के साथ कितनी महिलाएं आती हैं। अभी तक तो महिलाएं नीतीश के साथ चल रही हैं, बीजेपी के साथ चल। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं विकास जी से। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये आया कि आदेश जी ने जो कहा है कि एक तरफ का जो वोट है वो नीतीश जी को तो मिलने ही वाला है, नीतीश की पार्टी का। क्या कहना है कि जो एक विपक्ष एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि नीतीश का चेहरा नहीं रहेगा सीएम का, और वही एक तरफ पार्टी का कहना है कि वही बनेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास धरातल पर कुछ नहीं जी, और उसमें भी आप सबसे बड़ी बात समझिए, आज अगर विपक्ष के महागठबंधन का कोई सबसे बड़ा चेहरा है, कोई सबसे बड़ा नेता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उसे लीड करती है। बिहार के अंदर आरजेडी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लीड करती है, कहीं राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिहार में इलेक्शन अनाउंस हो गया है, घूम घूम करके आपने 1300 किलोमीटर की यात्रा की, पूरा देश और बिहार ढूंढ रहा है राहुल गांधी है कहां, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि बिहार को अनाथ छोड़ने वाले लोग बिहार की चिंता बहुत कर रहे हैं। देखिए, किताबी चिंता और केवल ऊपर की चिंता में फर्क होता है, जो काम साफ दिखता है। देखिए, दूसरी चीज आपको मालूम है, अभी हमारे साथी कांग्रेस के कह रहे थे गठबंधन नीतीश कुमार, आपको मालूम है 2020 में नीतीश कुमार की केवल 43 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर जीती थी। मुख्यमंत्री कौन बना? अर्चना जी बता देना मेरे कांग्रेस के साथी को। हम आपकी तरह नहीं है, राजस्थान में बहुजन समाजवादी पार्टी के बीएसपी के विधायकों के साथ समर्थन से सरकार बनाते हैं और फिर बीएसपी विलुप्त हो जाती है, बीएसपी गायब हो गई। राजस्थान में कहां चली गई? ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बता नहीं पाएंगे अभी कि बीएसपी गायब कहां हो गई। आपने उनके बलबूते सरकार बनाई थी ना राजस्थान में, कहां गायब कर दी आपने बीएसपी को भाई? तो ये कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र रहा है। आपको याद हो, अभी 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, तो उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कहते थे कांग्रेस पार्टी के लिए? बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस। और उनके श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरा अपनी चिंता कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के अंदर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे नेता
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां जी। हैं उन्हें बिहार में हम नीचे तक जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है 2005 में बिहार की जीडीपी 78,500 करोड़ रुपए की थी। कितने रुपए की थी अर्चना जी बता दीजिएगा इन्हें, जिन लोगों ने जड़ा दम्भ भर रहे हैं, पलायन ये वो। रामो नौटंकी से बिहार नहीं चलता है। बिहार बड़ा प्रोडक्टिव राज्य है, उसकी चिंता नहीं की कभी आपने जब आप सरकारों में रहे। 78,500 करोड़ की 2005 में बिहार की जीडीपी थी। आज बिहार की जीडीपी 2024 में 9,76,514 करोड़ रुपए की है। कितने गुना बड़ी, मुझे लगता है कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप लोग। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय की अगर बात कर लीजिए तो 2005 में 7,914 रुपए थी, 7,914। और 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपए हो गई। कितने गुना बढ़ी बताएंगे अभी। मुझे लगता है कि जो लोग बिहार की बड़ी ऊपर चिंता कर रहे थे तो जी विकास जी, मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष चाहे जितनी बातें फैला ले, एनडीए गठबंधन के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। देखिए हमारी नींव बहुत मजबूत है, और जिसकी नींव मजबूत होती है उसके इमारत को आप कितनी भी हिलाने की कोशिश करिए, उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। चाहे कितने भी आप, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो दिवाली पे बड़े पटाखे चल रहे हैं। कुछ नेता कभी परमाणु बम, एटम बम लेके आते हैं, कभी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। अब हाइड्रोजन बम का एक्सपेरिमेंट कहाँ चल रहा है आप बताइए। देखिए हाइड्रोजन बम आ कहाँ से रहा है, अभी देखिएगा आपके हाइड्रोजन बम कहाँ से आ रहा है। लगभग 15 दिन से लापता है एक नेता इस देश के। वो हाइड्रोजन बम बनाने में लगे हैं, लेकिन देश में नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि वो देश में नहीं है। ठीक है। और देश के बाहर से वो एक बम लाते हैं जो देश में आते आते फुस हो जाता है, एक पटाखा साबित होता है। ठीक है त्रिपाठी जी, विकास जी का साफ तौर पे कहना है कि हमारी नींव मजबूत है और हम सब एक है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ये कहानियां बना रहा है, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही। विपक्ष बराबर ये कह रहा है कि एनडीए की जीत होगी और नीतीश को नहीं बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, जेडीयू साफ कर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि एनडीए हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या कहना है इस पे? देखिए अर्चना जी, चूँकि जिसकी नींव बहुत कमज़ोर है, जिसकी नींव परिवारवाद पे पड़ी हो, भ्रष्टाचार में पड़ा हो, आपने देखा चारा घोटाला उनके ऊपर लगा हुआ है, लैंडस्केप लगा हुआ है, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। इसलिए कांग्रेस का भविष्य बिहार में उज्जवल हो ही नहीं सकता। और वो बी पार्टी है, मतलब वो कह सकते हैं आप गठबंधन में जरूर हैं, लेकिन वो पिछलग्गू पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी और उसका एक औरा था, और बिहार में इनको मौका मिला था। लेकिन अब जब आप तेजस्वी के साथ खड़े हो जाते हैं तो उन्हीं के घर के 2-2 बच्चे कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे, उन्हीं के बच्चे जो हैं वो राज्यसभा चले जाएंगे, उन्हीं के बच्चे जो हैं एमएलसी बन जाएंगे, उन्हीं के सारे रिश्तेदारों को वहाँ ठेका मिला था, सारा कुछ काम। और जब कभी वहाँ उनकी लड़कियों की शादी होती थी तो होता क्या था कि उसी मुख्यमंत्री आवास पे ही उसका डिसीजन हो जाता, तो बड़े बड़े शोरूम को लूट लिया जाता था। ये बिहार का है। इस बिहार के युग को लोगों ने देखा है। वहाँ की हमारी जो माताएं और बहनें थीं, वो शाम को अपने भाई और अपने पति और बेटे का इंतज़ार करती थी कि सही ढंग से घर पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेंगे। बिहार ने उस लालटेन युग को देखा है, और मैं वहाँ गया भी था और चुनाव में गया हूँ मैं। तो उस समय 98 वाले चुनाव में वहाँ जो हमको वहाँ का पुलिस आईपीएस जो अफसर है वहाँ का, वो अधीक्षक कहता है कि ये बिहार है, यहाँ 6 बजे के बाद निकलना खतरे से खाली नहीं है। और थाने के पहले एक बोर्ड लगा रहता था, अगर इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो यहाँ अपना नाम लिखा दीजिए। तो ये बिहार से लालटेन युग से हमने उसको हर घर में बिजली पहुँचाने का काम किया है। आज कांग्रेस फिर, अभी आपने देखा आज उसी लैंडस्केप काम वाले में जो स्कैम हुआ है, उस पर 3 लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। और आरोप सिद्ध होने के बाद आज कांग्रेस दुविधा में पड़ गई। जो उन्होंने वोट के चक्कर, वहाँ पे एसआईआर पे जो उनका मुद्दा था, वो एसआईआर मुद्दा फुस्त हो गया, उस पर कुछ था ही नहीं। वो कह रहे थे हाइड्रोजन बम। अरे भाई, कितने हाइड्रोजन बम, जितने भी, एक तो विश्वसनीयता बानी राहुल गांधी की खत्म हो रही हिंदुस्तान में। नंबर 1 राफेल पे, नंबर 2 जो तमाम उन्होंने जो काम आप बिहार उसको लेकर के तमाम मुद्दे जो लगाए हैं, उन मुद्दों पे अडानी अंबानी का मुद्दा खत्म हो गया। आप कहीं बोलते हैं
तो ये जितनी भी चाइना के मुद्दे, तो ये सारे मुद्दे पे जब एक जो विपक्ष का लीडर है, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, और उसी में से बड़े बड़े तमाम मंत्रियों का सवाल आ गया। चिदम्बरम का क्या सवाल है? चिदम्बरम ने कहा 26/11 जो हमारा हुआ है इस देश में, उस पे क्या कहा उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इतना दबाव था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा पाए, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये सिंदूर जो वाला ऑपरेशन किया, वो उसको पूरी दुनिया जानती है, और हिंदुस्तान का सर ऊंचे है, और पाकिस्तान कभी सर उठा के हमारी तरफ देख नहीं सकता। तो ये सारा काम जो है आज तक जो है वहां पे सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाया। इंडिया गठबंधन लड़ाई क्या लड़ेगा? उनकी नीत और नियत नहीं है। और वहां पे जब कहीं भ्रष्टाचार जिस पे लगा हो, जिस पे जो सजा आफ्ता हो चुका हो, उसको उस परिवार को लोग कैसे स्वीकार करेंगे, बड़ा सवाल है। और जिसके पहले उनकी लड़कियां सब MBBS हो गई, लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर गए तो 9th भी नहीं पास कर पाए। मैं किसी पे चरित्र का हनन नहीं करना चाहता हूं। जहां तक ये लोग कह रहे थे कि माननीय नीतीश कुमार बीमार, अरे माननीय नीतीश कुमार सबसे मीटिंग कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि हम बोलते कम हैं, हमारा काम बोलता है, हमारे काम के ऊपर हमको लोग देंगे, और लगभग 20 वर्षों से उनको मैंडेट मिला हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम भारी मतों से जीतेंगे, और वहां हमारी सरकार बनेगी, और माननीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जहां तक परिवारवाद का सवाल अभी हमारे भाई प्रवक्ता लगा रहे थे कांग्रेस के, अरे भाई माननीय नीतीश कुमार जब चाहते तब बेटे को रख लेते, उसकी एज तो बहुत हो, तो इंजीनियर है, लेकिन दूर दूर तक उनके परिवार में नहीं रहता, अकेला जाकर के गांव में रहता है। ये और आज उनके ऊपर माननीय नीतीश कुमार के ऊपर हिंदुस्तान में कोई एक चार्ज तो लगा के देखे, एक भी करप्शन का कोई चार्ज हो, एक भी भाई भतीजा का सवाल हो, एक भी परिवारवाद का सवाल हो, तो माननीय नीतीश कुमार हिंदुस्तान के माने जाने नेताओं में हैं, और वाकई जो समाजवादी हैं। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं समाजवादियों में माननीय नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस को जानता हूं, और डॉक्टर लोहिया। ठीक है प्रदीप जी, जिस तरीके से त्रिपाठी जी और विकास जी ने कहा कि इस बार हमारी सरकार जीतेगी, हमारी ही सरकार बनेगी, हमारी पार्टी जीतेगी और हम बहुमत के साथ आएंगे, क्यों नहीं इंडिया गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि एनडीए हारेगी और हमारी सरकार बनेगी? क्यों नीतीश सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे इस पे राजनीति हो रही है? क्यों नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे? निश्चित तौर पर लगातार इंडिया गठबंधन के साथी और तेजस्वी जी लगातार आज ही बयान दे लीजिए, आज ही का निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन पूरी ताकत पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, सरकार हमारी बनने जा रही। अभी बात देखिए, अब लगातार अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बड़ी दृढ़ता से उन्होंने कहा कि 47 सीटें आई थी, हमारी 74 थी, तब भी हमने बना दिया था। ये है, यही वो बिंदु है। अरे बहुत कमजोर थे, हमने बना, लेकिन हमने आशीर्वाद दिया बन जाओ मुख्यमंत्री, हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। यही काम सिंधे के साथ उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। हम ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने एलआई पार्टनर का अपमान करती हुई नजर आती है। ये बात हम नहीं कह रहे, वहाँ बिहार का नौजवान कह रहा, बिहार के लोग कह रहे, और ये बात हमने नहीं कही थी। हमारे जो जनता दल यू के साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये बात कांग्रेस पार्टी या विपक्ष नहीं कह रहा है कि आदरणीय नीतीश जी बीमार हैं या अपने बच्चे को सेट कर रहे हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का डीएनए कांग्रेस ने नहीं पूछा था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में वहां की जनसभा में बात पूछी थी और डीएनए पर आरोप लगाया था। और जहां तक रही बात भ्रष्टाचार की, अभी 9वीं पास और पास की बात हो रही थी। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जिनको भारतीय जनता पार्टी किसी तरह मन के पीछे से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है, उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट अभी तक बिहार देख नहीं पाया है। किनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सम्राट चौधरी, जिनकी हाई स्कूल की मार्कशीट पूरे लोग मिलकर अभी तक ढूंढ नहीं पाए, जैसे कि इंटायर पॉलिटिक्स में जो पीजी किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, दिल्ली विश्वविद्यालय आज तक उसको ढूंढ रहा है। उसी तरीके से सम्राट चौधरी जी की हाई स्कूल की मार्कशीट पूरा बिहार ढूंढ रहा है। अब भ्रष्टाचार पे जब बात हो रही है, अब देखिए, अभी अपराध पे बात हो रही थी। अरे आपके कार्यकाल में हॉस्पिटल से लेकर हाईवे तक और सड़कों तक
जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से गोलियां चल रही हैं, एक 2-3 महीने तो लग रहा था कि बिहार अपराधियों का अड्डा बन चुका है। और आप कह रहे हैं अपराध की बात, मैं कह रहा हूं बिहार इसमें से जो बसाती गए होंगे, अब हम बिहार का मैं प्रभारी रहा हूं महोदय, बिहार उत्तर प्रदेश से बिहार का कौन सा बॉर्डर शुरू होता है तो एक दो साथी उसमें न जानते हो। मैं कह रहा हूं कि 8 बजे के बाद बिहार की मार्केट बंद हो जाती है। और बार बार मैं कह रहा हूं, जो वहां के किसान अपनी आय दुगनी करने की बात करता है, तो आप पूरे देश में किसानों को आतंकवादी और देशद्रोही कहते हो। जब दिल्ली में आपके काला कानून को वापस लेने की बात करते तो आपने उनके सामने कांटे बिछाए थे। आप बात करते हो किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ाने वाली पार्टी बात करती है किसानों के हित की। तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि वहां का और पलायन बिहार का हिस्सा बन चुका है। और तेजस्वी आज कहीं न कहीं निश्चित तौर पर एक रोजगार देने के नाम पर जो चेहरा तेजस्वी का निकल के आया, तो निश्चित तौर पर बिहार के नौजवानों पर बिल्कुल विश्वास है कि तेजस्वी के नेतृत्व में जो सरकार, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर घोषित आपके बिल्कुल घोषित तो आप आज भी नहीं हो रहा। आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहला तो अगली सरकार में क्या मुख्यमंत्री होंगे, कहला दीजिए, अभी कहला दीजिए, आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, कहला दीजिए। विकास जी जवाब दीजिए, आप बहुत देर से जवाब देना चाह रहे थे। देखिए 2-3 चीजें हैं। मेरा निवेदन है आपके साथी से जी कि धैर्य से मुझे सुनिए। लगातार धैर्य से सुने, आप जब भी बोलते कुछ भी नहीं बोलते। हम मैंने आपसे कहा था, मैंने उदाहरण के सहित आपको बताया, हम आपकी तरह नहीं है। केवल इतना बता दीजिए अगली सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इतना बता दीजिए। कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अगली सरकार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बता दीजिए। नहीं घुमाइए नहीं, बात घुमाइए नहीं, ये दुखी हो जाएंगे, जनता दल यूपी के प्रवक्ता दुखी हो जाएंगे। नहीं तो आप केवल आप मानते नहीं होंगे, आप मानते नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि वो तो नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, कहला दीजिए, सरकार डर क्यों रहे हैं? नहीं बताइए, बोलिए ठीक है। कि अगला मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार होंगे, कह दीजिए। वो तो कह रहे हैं हमारी नींव मजबूत है, जो भी बनेगा नहीं, साफ कहिए, कहलाइए कि नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, कहला दीजिए उनसे आप। अर्चना जी मेरा गंभीर निवेदन है कि मेरे साथी से कहिए, अगर केबीसी का क्विज खेलना है तो इसका जवाब दे दीजिए। हम तो क्योंकि त्रिपाठी जी हमारे गुरु रहे हैं, ये दुखी ना हो जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी अगली सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। सवाल जवाब नहीं करेंगे और अब इससे भी भाग गए। आपने कहा कि 8 बजे बिहार में दुकान बंद हो जाती है, वहाँ अभी भी भ्रष्टाचार है, तो उसी बात का जवाब ले लेते हैं भाजपा नेता से। बताइए विकास जी। देखिए 2-3 चीजें। सबसे पहली बात, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए वहां पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। ठीक है। मैं एक छोटा सवाल छोड़ता हूं। 2005 से लेकर 2025 आ गई, भारतीय जनता पार्टी हर बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और नीतीश कुमार ने ही हमारे वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरा होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, बड़े चिल्ला रहे थे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। अरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे अगले, लेकिन एक फूटे मन से भी राहुल गांधी ने नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। क्यों नहीं कहा सर? क्यों नहीं कहा सर? क्या बात का डर था? क्या राहुल गांधी खुद वहां मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्योंकि जीवन में प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बिहार की जमीन चुनी है क्या? तो इसलिए मुझे इस पर जवाब अभी ले लीजिएगा अपने साथी से। दूसरी चीज, आपको मालूम है आरजेडी के जिस अपराध की बात कर रहे हैं और 8 बजे के बाद खुलने की बात कर रहे हैं, आरजेडी के 100% सांसदों के ऊपर 100% गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, सामान्य नहीं अर्चना जी, गंभीर आपराधिक मुकदमे। और दलितों की बात है, जब बिहार जाएंगे तो बिहार के डेवलपमेंट की चर्चा नहीं करेंगे ये लोग, चर्चा किसकी करेंगे? हाई वोट चोरी, और फिर रंजो देवी भूल जाएंगे राहुल गांधी। ठीक वैसे ही आप गठबंधन के अपने गिरेबान में झांक कर बताइए ना कि कब फाइनल कर रहे हैं और घोषणा करिए कि तेजस्वी यादव बनेंगे हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा। क्यों डर क्यों लग रहा है भाई?
क्यों नहीं कह रहे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव ढोल नगाड़ा बजा के कह रहे हैं राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। व्यवहारिक सवाल समझिए, आज व्यवहार को अपराध से निकालने का काम एनडीए की हमारी सरकार ने किया है। और दलितों की राजनीति करने वालों से पूछ लीजिएगा, बथानी टोला का नरसंहार 1996 सबको याद है, 21 दलितों की हत्या। लक्ष्मणपुर बांथे का नरसंहार 1997, जहानाबाद में 58 दलितों का बर्बरतापूर्ण हत्या। शंकर बिगड़ा का नरसंहार 1999, 23 दलितों की हत्या। और तमाम ऐसे कांड है जो लालू यादव के अपराध राज की पोल खोलते हैं। दलितों का वोट तो चाहिए, लेकिन दलितों पे ऊपर अत्याचार करने के लिए कि सरकार में आएंगे और उन्हीं पर सबसे ज्यादा अत्याचार करेंगे। ठीक है, ठीक है। आदेश जी, क्या कहना है आपका? आपने दोनों लोग की बातें सुनी। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि दलित वोट को साधने के लिए ही एलजेपी को ज्यादा सीटें दी गई हैं, तो वहीं ये भी कहना है कि नहीं, कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं, चाहे हम पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, वो लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उस पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें क्यों। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, स्वाभाविक सी बात है जी, जब भी राजनीति में इलेक्शन होता है, राजनीति के जो इलेक्शन जब भी होता है जी, तो जो अलायंस होते हैं, चाहे वो किसी की पार्टी हो, चाहे उससे वो नहीं है, अलायंस होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत नाराज़गी कुछ दिन तक रहती है। वो थोड़ा प्रेशर की राजनीति करते हैं कि भाई देखिए, अलायंस जो भी आएगा वो हमेशा प्रेशर की राजनीति करता है। आपको याद होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में आपने इलेक्शन देखा होगा, तो यहाँ अपना दल हो गई, वो एक अलग अलायंस की बात करते थे कि नहीं हमें इतनी सीटें चाहिए, ऐसी खबरें आती हैं जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने उससे कहते हैं, वो बताते रहते हैं कि हमें तो इतनी सीटें चाहिए। चाहे आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, चाहे आप यहाँ सुहेलदेव राजभर की पार्टी है, चाहे निषाद हैं, इसी तरीके से आप समझिए, जब भी अलायंस की बात आती है तो अलायंस अगर छोटे दल हैं तो वो अपनी मौजूदगी इलेक्शन में दिखाने के लिए वो ऐसी बातें आती रहती हैं। अब बात करते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स की। बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें साफ साफ ये है कि भाई देखिए, उनके सेंट्रल में भी लोग हैं, नीतीश कुमार के साथ सेंट्रल में भी लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि चिराग पासवान वहाँ पे नहीं है, जीतन राम मांझी नहीं है। आप बात समझने की कोशिश करिए कि जब इन लोगों को सेंट्रल में बैठाया गया है और इनकी सीटें भी, भाई देखिए अभी 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन बाद मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की भी सीटें का एक ऐलान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग उस पर भी बात करेंगे। भाई ये हुआ कांग्रेस को सीटें कम क्यों मिली, कांग्रेस लालू ने ऐसा क्यों किया, ऐसी चर्चा आने लगेगी। फिर उसमें 2-4 लोग छोड़ के बोलेंगे नहीं हम अलग लड़ जाएंगे चुनाव। हम तो भाई देखिए, राजनीति में राजनीति करने के लिए इलेक्शन का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर नेता ये चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े जी। और अब जैसे उत्तर प्रदेश में ही ले लीजिए, जब अभी विधानसभा चुनाव हुआ तो अखिलेश ने सीटें जारी कर दी। कांग्रेस से तो ये लगा कि बातचीत ही नहीं हो रही है जी। एंड में आपने देखा होगा जाके कि कांग्रेस की कुछ सीटें छोड़ी गई, अखिलेश अपना सीटें जारी कर रहे थे, उनसे कोई मतलब नहीं था, जबकि गठबंधन चल रहा था, इंडिया गठबंधन में वो थे। तो ये राजनीति, ये प्रेशर की राजनीति होती है, और जितना प्रेशर आप डेवलप कर ले जाते हैं उतने में ही आपकी राजनीति अच्छी चलती है। अब कल को इलेक्शन अभी होगा, भाई इन्होंने तो साफ साफ कह दिया 101 पे हम लड़ेंगे, 101 पे लड़ेंगे, छोटा भाई बड़ा भाई वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया, बोले जो आएगा उसके साथ हम देखेंगे। और जो मैंने बीजेपी को, आदेश जी, जो छोटा भाई और बड़ा भाई को हटा के जुड़वा भाई चल रहा है, उसी के साथ पप्पू यादव ने एक शुरू किया, हनुमान और पिछलग्गू। हाँ। और इसके साथ इन्होंने ट्वीट किया है कि जो संजय झा का मिशन था और हाँ। वो अब पूरा हो गया। इसके बारे में क्या कहना है? ये पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव एक बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं जी। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री के सामने गए थे और उन्होंने कैसे कसीदे पढ़े थे, आपने बिहार की पॉलिटिक्स में देखा होगा।
और आपने ये भी देखा होगा कि जब राहुल की रैली हुई थी तो पप्पू यादव को जगह एक नहीं स्पेस जो मिलना चाहिए था वो उनको वहाँ पे नहीं मिल पाया था। पप्पू यादव से अगर आप बात करिए तो पप्पू यादव तो साफ कहते हैं, पप्पू यादव किसी और की राजनीति नहीं करते हैं, पप्पू यादव स्वयं अपनी राजनीति करते हैं और उनको पता है कि उनका ये सब बोलने से उन्हें मीडिया हाइप मिलती है और पप्पू यादव को बिहार में बच्चा बच्चा जानता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू में नीतीश को नहीं दिया जाता है वो रास्ता तो वो हमारी तरफ आ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर खुलेआम ये देखिए उनको आगमन के न्योता भी दिया है। देखिए नीतीश जी का मैं जब बिहार गया था अभी कुछ दिन पहले तो मैंने लोगों से वहाँ पूछा कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में नीतीश की तो आप लोग कहते हो नीतीश बिहार के लिए काम करते हैं, बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, तो वो बीच में पलट क्यों जाते हैं भाई? उनको तो वो लालू के साथ भी चले गए थे, तो उधर तो दिल्ली में बहुत चलता है और यूपी में बहुत चलता है, पलटू राम है। तो बोले साहब वो नीतीश जी अगर पलटते भी हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार आ गए हैं तो पलटेंगे नहीं और नीतीश कुमार कभी उधर जाएंगे नहीं। नीतीश कुमार को अगर लगेगा कि उनको बीजेपी से कुछ असंतुष्टि महसूस हो रही है, कुछ बात हो रही है, तो उनको पलटने में समय भी नहीं लगेगा। और फिर वही बात आएगी, वो पलटते अपने लिए नहीं है, वो पलटते हैं बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। ठीक है। और अभी भी ऑप्शन खुले हुए हैं। ऐसी आप देखिएगा ऑप्शन हमेशा खुले रहेंगे राजनीति में। राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है। और आप देखिएगा जब नीतीश कुमार पलटे थे तो विधानसभा में आपको एक तेजस्वी का आपको भाषण याद होगा, जब तेजस्वी ने बड़ी हम्बल तरीके से बहुत पोलाइटली, तेजस्वी की इसमें तारीफ करनी चाहिए कि वो नीतीश कुमार को आज भी चाचा मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि आपको हमको बता देना चाहिए था, अगर आप उधर जा रहे थे तो हम कम से कम कुछ नहीं कहते, और जितने दिन हम आपके साथ रहे हैं उतने दिन हम आपका सम्मान करते, आगे भी सम्मान करते। आप कभी भी देखिए नीतीश कुमार को लेकर इंडिविजुअली कभी भी तेजस्वी बयान नहीं देते हैं जी। वो एक उनका एक इज्जत करते हैं और वो हमेशा से राजनीति में तेजस्वी को राजनीति करना लालू ने अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है आदेश, इसी मुद्दे पे फाइनल कमेंट ले लेते हैं। त्रिपाठी जी क्या कहना है, क्यों बिहार का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नाम के आगे ही इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ऐसा क्यों? चाहे पक्ष हो या विपक्ष, इन्हीं की बातें चल रही है। देखिए, चूंकि नीतीश का दामन बहुत साफ है और जनता का विश्वास है। सबसे बड़ी चीज राजनीति में जो है वो विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, जनता किसको मानती है। और मैं तो अब बड़े आपके खुले मन से बताना चाहता हूँ कि बिहार की जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार की फ़ैन हैं। वो आप जाके देखिए, वहाँ आप सर्वे करा के देखिए, पिछले बार 60 पर सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं का ही वोट एनडीए को मिला था। और इस बार भी मैं आपको इस चैनल माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वहाँ की महिलाएं आंख मूंद करके माननीय नीतीश कुमार को वोट इसलिए देती हैं कि उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण पे बड़ा काम किया, चाहे वो रोजगार देने का काम हो, चाहे उनको राजनीति में लाने का काम हो। पंचायत चुनाव में 50% कोई आरक्षण, 2005 में 20% आरक्षण था, उसको 50% आज आरक्षण है, 33% नौकरी में आरक्षण है, कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, 4 लाख रुपया हम देते हैं, जो बेरोजगार है इस समय जो उनको हम 1000 रुपया दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो जीविका दीदीज हैं उनको हम लाखों में हैं, उनको हम आशा बहनें, उनको सबको सशक्तिकरण की तरफ ले जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा काम किया है, हमने बिजली फ्री कर दिया है, 10,000 रुपया हर महिलाओं को रोजगार के लिए उनके खाते में डाल दिया। ये सारी चीज़ें जो योजनाएं हैं, आज वो पूरा बिहार जानता है कि माननीय नीतीश कुमार के अलावा अभी तक आरजेडी पे उसको विश्वास नहीं है। जो जंगल राज का लगा हुआ है, चस्पा हुआ है, उसको मिटाने में बड़ा वक्त लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और उससे कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे बिल्कुल उसकी पिछलग्गू पार्टी का उसका नाम बिहार में हो गया है और अपने बल पे नहीं खड़ी हो पा रही। उसके पीछे लॉजिक यही है, और लालू जी चाहते यही हैं कि पिछले बार तो उन्होंने ऐसे ही डिसाइड कर दिया था सीटें, इस बार भी ये कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ अभी बहुत बड़ा आपसी टसल चल रही है। और दूसरी चीज, अगर होता
तो इसके पहले माननीय राहुल जी गए थे, उसी समय तेजस्वी यादव की घोषणा कर देते। जब कहा उन्होंने कि आप तो भारत के प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग, और उन्होंने एक शब्द भी, जब भी मीडिया वालों ने कहा, वो कन्नी काट गए, कहीं चुनाव के बाद जो होगा। ठीक है, इसी मुद्दे पे फाइनल कमेंट ले लेते हैं आप प्रदीप जी से। जी प्रदीप जी बताइए। देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक बात भी उनकी जुबान से नहीं निकला कि अगली सरकार अगर एनडीए की बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये अभी तक तेजस्वी की नहीं बना रहे। अरे महोदय, बड़बड़ाने से काम नहीं चलता, जरा सुन लीजिए। बबला गए हैं क्या? बबला गए हैं क्या? सुनिए बात को सुनिए। देखिए चुनाव की जमीन खिसक चुकी है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई बिहार की सरकार की जमीन खिसक चुकी है, बबलाइए नहीं, बात सुन लीजिए। अब बात अभी निश्चित तौर पर दलित उत्थान वो लोग बात करते हैं दलितों की, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल लेके आए, न सिर्फ उनका पुतला फूका इन्होंने, बल्कि पूरे देश में इसका विरोध किया। नासिक के काले मंदिर में जब पूजा अर्चना करने डॉक्टर अंबेडकर गए थे, तो पूरी की पूरी इनके पूर्वजों ने न सिर्फ पुतला फूका बल्कि वहां पे जाने से रोकने का प्रयास किया। ये वो लोग हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, जिनकी सोच ही दलित विरोधी है। इनका आज भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने दिया, बंगारू लक्ष्मण, उसको भी जो है घूस कांड में फंसा दिया, और आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आरएसएस में एक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, एक भी अध्यक्ष आरएसएस का आपने दलित नहीं दिया। ये लोग, ये दलित विरोधी, महिला विरोधी मानसिकता के लोग दलितों की बात करते हैं, और वहां बिहार के विकास की बात करते हैं। बिहार के किसानों को जितनी ज्यादा इस सरकार ने ठगा, उतना किसी ने नहीं ठगा। बिहार का मखाना व्यापारी आज भी टीन सेट के नीचे रहता है। ठीक है, प्रदीप जी तो विपक्ष को साफ तौर पे कहना ये चाहिए ना कि नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए ना बनाए, जीतेंगे हम, ये कहना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम डिबेट में एनडीए के सीट शेयरिंग लिस्ट के बाद से ही सियासत और गर्माती जा रही है, और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, ये सियासत और भी ऐसे ही गर्माती जाएगी। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ।